cineinc.com। हेलो एंड वेलकम। मेरे साथ मौजूद हैं लंदन में नवतेज सरना साहब, जिन्होंने कभी कभी भारत की ब्रीफिंग देखी है। वो सरना साहब के चेहरे से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। सरना साहब, आप मेरे ख्याल से 2 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ में रहे या 3 एज अ स्पोक्सपर्सन। 2 प्राइम मिनिस्टर्स थे, ये वाजपेयी है साहब और डॉक्टर मनमोहन सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जी। आप स्पोक्स पर्सन हो गए थे जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में आप एज ए स्पोक्स पर्सन जी। भारत का जो विदेश मंत्रालय है, फॉरेन ऑफिस है, उसके स्पोक्स पर्सन रहे। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये लॉन्गेस्ट टर्म है किसी भी स्पोक्स पर्सन की, 6 साल। जी, कुछ ऐसा ही है। ये 6 साल जैसे आदमी ने गुजारे, लॉन्गेस्ट टर्म, ये कैसे मुमकिन हुआ? या तो बहुत ज़्यादा सेफ प्ले किया आपने या नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली? आई थिंक सेफ तो प्ले करना ही पड़ता है स्पोक्समैन को। आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि स्पोक्सपर्सन को बड़ा टाइट स्पेस में रहना पड़ता है एक तरह से। लेकिन कुछ वो बड़ा इंटरेस्टिंग ज़माना था हमारे मीडिया का उस टाइम, और जो मिनिस्ट्री की जो एंगेजमेंट थी मीडिया से, वो थोड़ी हम लोग मॉडर्नाइज कर रहे थे। डिजिटल मीडिया आ गया था, टेलीविज़न बहुत हो गया था, टेलीविज़न ब्रीफिंग्स करनी ज़्यादा, तो कुछ एक सिस्टम बढ़िया सा बन गया था, तो किसी ने चाहा नहीं कि उसको तोड़ें, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, उसको वहाँ छोड़ देते हैं। मैं ज़रा सा यहाँ पे आ जाता हूँ। नवतेज सरना एज अ स्पोक्स पर्सन बहुत लोगों ने देखा है आपको, लेकिन एक राइटर की हैसियत से मैं ये जानता हूँ कि कुछ ही वक्त में आपने एक अच्छा खासा मकाम बनाया है। जब आप सर्विंग डिप्लोमेट थे तभी आपका पहला एक नॉवेल आ गया था अंग्रेज़ी में, जी, हार्ट्स वाला। क्या है, ज़रा याद दिलाइए। वी वांट लवर्स लाइक दैट। क्या बात है, दिल का रिश्ता है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी नहीं है। वो एक लिटरेरी नॉवल था जो मैंने 2003 में छपा था, तो प्योर लिटरेरी लव स्टोरी। और उसके बाद फिर अभी जो आप का जिक्र बार बार होता है और किताबों के माध्यम में हवाले से, वो होता है नानक जी पे जो आपकी किताब है। थोड़ा सा उसके बारे में ज़रा बताइए। वो ये किताब भी 2003 में लिखी थी। हाँ, ये किताब भी तभी आई है आपकी। उसी साल में आई थी, लेकिन ये चल रही है तब से किताब, और अब वो 550th बर्थ एनिवर्सरी है गुरु नानक की, तो उस कारण थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट भी है। तो ये बड़ी एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई थी फॉर द लेमैन, कि जिसको कुछ भी मालूम नहीं हो गुरु नानक के बारे में या उनकी टीचिंग्स के बारे में, तो उनको ये 200 सफ़े में बेसिक चीज़ मिल जाए, और इन अ रीडेबल नैरेटिव। ये स्ट्रेस था इसमें। और ख़ास तौर पे जब आपने जिक्र किया कि 550वीं उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जी। 1469 में 1469 जी, गुरु नानक साहब इस दुनिया में आए। और फिर अपने आप में, जिसे कहते हैं ना, दुनिया के जो सबसे ताज़ा तरीन मज़ाहिब हैं, जो धर्म हैं, उनमें सिखिज़्म जी, है, और वो सिलसिला आ गया। आपने यहाँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी एक सेशन किया जी, और वो गुरु नानक की जो टीचिंग्स हैं उनके हवाले से था। जी। थोड़ा सा उसको ज़रा सा याद कर लें, कि क्योंकि वो जो डिस्कशन बड़ा दिलचस्प हुआ। नहीं, उसमें बेसिकली ये फोकस इस सेशन का था कि उस क्या फ़िलॉसफी रही गुरु नानक की, और ख़ास करके फोकस रहा उनके ट्रैवल्स पे। तो गुरु नानक ने बहुत सफ़र किए जी, 4 उदासियाँ बस करी। आपने बिल्कुल जिक्र कर दिया। मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ जी, कि मेरा इंटरेस्ट उनके ट्रैवल्स में बहुत ज़्यादा है, जी, इसलिए कि हमने ये तो इस्टेब्लिश कर दिया कि ये 15वीं सदी है। जी। जो मैसेज था वो मिल गया था, एनलाइटनमेंट उनकी हो गई, तो उन्होंने फिर ये चाहा कि मैं दुनिया में जाऊं और जो अंधेर फैला हुआ था दुनिया में, उनसे बात करूं, जो लोगों के बीच में जाऊं, उनको कुछ जो मैसेज था उनका, भाई देखिए ये रिचुअलिज्म, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जो फैला हुआ था, उसको किस तरह दूर किया जाए, और क्या क्या सच्चाई क्या है, भगवान की सच्चाई क्या है, आदमी की सच्चाई क्या है, इसको जो समझाने का उनका एक ही तरीका था कि दुनिया के बीच में जाके उन्होंने, और बाकी धर्मों के लीडर्स जो थे या होली मैन थे, पीर थे,
उनके साथ में एक डायलॉग कायम करें, पंडित बात करें। थे, सबसे डायलॉग काम किया हर जगह जाके, और उससे जो डायलॉग करके अपना जो मैसेज था, ठीक है। जहाँ कहाँ जाते हैं गलती देख रहे थे उसको ठीक कर। गुरु नानक? कहाँ जाते हैं सबसे पहले? कि कई तरह के जन्म साखी में पूरा वृतांत किया गया है, लेकिन जो माना जाता है कि कॉमनली माना जाता है कि 4 उदासियाँ हुई थी। तो एक ईस्ट में गए थे पूरा असम तक, साउथ में सिलोन श्रीलंका तक गए, नॉर्थ में तिब्बत लद्दाख माउंट कैलाश तक गए, और मक्का? और वेस्ट में मक्का मदीना तक। मक्का मदीना, ये बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है। मक्का तक तो गए जी। मक्का तक तो गए, जी जी। मैं तो छोटा सा था तब मैंने कहीं किसी से ये जिक्र सुना था, और तब से मैं बड़ा फैसिनेटेड था कि उस ज़माने में उनका मक्का जाना। थोड़ा सा उसका जिक्र बात करेंगे कि उनका ये क्या तजुर्बा रहा? कहीं देखिए, कुछ हमारे पास ऐसी डिटेल्स हैं कि वहाँ क्या हुआ? जन्म साखीज़ में लिखा गया है कि वो गए थे ऐसे एज अ जैसे हाजी जाते थे तो उनके साथ गए थे, और वहाँ पे उन्होंने देखा, वो बातचीत हुई, वहाँ एक मौलवी थे, और जो जन्म साखीज़ में आता है कि वो मौलवी के साथ इंटरेक्शन भी हुआ था वहाँ पे, और उन्होंने बेसिकली ये था कि भगवान सब जगह है, और वापसी पे वो बगदाद गए थे। मक्के में वो हज के दौरान गए थे, आप ये कह रहे हैं? मैं ये एग्जैक्ट तो कह नहीं सकता कि हज के दौरान गए थे कि, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी कि लोग जाते थे। क्या हम ये भी मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि कुरान शरीफ का अच्छी तरह से उन्होंने मुताला अध्ययन कर रखा था, पढ़ रखा था? मैं इतना कह सकता हूँ कि वो काफ़ी वाकिफ़ थे, जो सूफ़ीज़ की टीचिंग से इस्लाम में क्या हो रहा था, हिंदुज़म में क्या हो रहा था। तो भक्ति मूवमेंट और सूफ़ी मूवमेंट से उनका काफ़ी ताल्लुकात था। आपने कहा बगदाद आते हैं जी। बगदाद के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? बगदाद में भी वो पीर दस्तगीर जो बगदाद के थे, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद वहाँ एक पीर बहलोल थे नाम के, उन्होंने इनसे बहुत, गुरु नानक से बहुत बात करी, और फिर उनके शागिर्द बन गए, और उन गुरु नानक जी को बोला कि आप यहीं रह जाओ। तो 4 महीने वो वहाँ रहे। शागिर्द कौन बन गए? पीर बहलोल। आहा, और गुरु नानक को फिर उन्होंने रखा अपने पास, और 4 महीने डिस्कोर्स किया। क्या बात है! और क्या लर्निंग का प्रोसेस है? दोनों के लिए होता है लर्निंग का प्रोसेस, तो जो भी जितने भी लोग शामिल होते हैं उसमें। तो ये तो उनका एक हमने विवरण लिया है, एक हाल है गुरु नानक का वहाँ जाने का, और दुनिया को समझने का, समझाने का, और सीख अब उनके पास जो भी है उसको आगे तक पहुँचाने का। 550th एनिवर्सरी गुरु नानक साहब की, वो क्या तारीख़ी चीज़ है जो हम सब लोग देखेंगे। इसमें मैं अगर आपसे कहूँ कि गुरु नानक की वो कौन सी 5 बातें हैं, बहुत सारी बातें उनकी बड़ी दिलचस्प, तो आज की दुनिया के लिए बड़ी रेलेवेंट है। ये दुनिया किसी तरह से सुधर जाए अगर वो गुरु नानक की जो टीचिंग्स हैं उनको हम ज़रा याद कर लें, तो हमें ज़रा याद करा सकते हैं आप? ये सिंपल चीज़ है, एक तो कि सब इंसान एक जैसे हैं, एक ही क्रिएटर ने बनाया है और इक्वल है। एक तो ये देख लीजिए, अगर यही हम लोग मान जाएं तो उसमें कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी बात है कि ऑर्थोडॉक्सी और रिचुअलिज्म से दूर रहें। अब ये कुछ रिलीजन का चक्कर ही है कि कुछ सालों बाद ये वापस आ जाता है। तो अगर इसको भी हम कंट्रोल में रखें और गो टू द एसेंशियल। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि मज़हब शुरू होता है इनमें से बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, जी। और वही चीज़ें फिर वापस आने लगती हैं। आपको कहीं ऐसा लगता है कि जो सिखिज़्म है, मैं और मज़हबों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें ये चीज़ें कहीं वापस आ रही हैं थोड़ी बहुत? ज़रूर। क्या वापस आ रही है? कहीं आ जाता है। अब कहीं देखिए, हम कहते हैं कि सिखिज़्म में कास्ट नहीं है, कहीं पे आप देखते हैं कि कास्ट का रेफरेंस आ जाते हैं बातचीत में। यहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा। सुपरस्टिश कहीं रिचुअलिज्म वापस आ जाता है, रहम करना, तोहम परस्ती जिसको बोलते हैं। जी, रिचुअलिज्म वापस आ जाता है। अब ये कर लें। तीसरे सिचुएशन देखिए, तीसरी बात देखिए, पोजीशन ऑफ विमेन।
उन्होंने बहुत विमेन को बहुत दर्जा दिया। ठीक है, आपने दो बातों का जिक्र किया गुरु नानक की टीचिंग्स का, मैं चाहता हूँ ज़रा सा आगे चलें उस पर। हाँ, तो तीसरी बात मैं कह रहा हूँ आपको, पोजीशन ऑफ विमेन। तो पोजीशन ऑफ विमेन को अगर हम मान लें, और वो कि इक्वालिटी ऑफ विमेन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो आजकल बात की जाती है। चौथी चीज़ उनकी राइटिंग्स में नेचर और एनवायरनमेंट की बहुत प्रेज़ है। अच्छा, तो अगर हम एनवायरनमेंट आज कहते हैं तो वो आप एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज दुनिया बातें कर रही है और ये होना चाहिए। जैसे उनके बहुत सारी रेफरेंसेस हैं दुनिया की ब्यूटी के, जहाँ ये क्रिएशन है इसको कितनी सुंदर है। पवन गुरु पानी पिता, पवन गुरु है पानी पिता, वाह, माता धरत महत, और जो धरती है वो माता है। तो यही मान जाएं तो आपका एनवायरनमेंट का। बिल्कुल। अभी आपने लास्ट में दो बातें कही, औरतों का दर्जा समाज में क्या होना चाहिए। गुरु नानक समर्थक थे इस बात के कि उनको बराबरी का दर्जा हासिल होना चाहिए। ये जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं या जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट, इसके लिए उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी। बड़ी दिलचस्प बात है ये कि इतनी रेलेवेंट वो आज इतनी है। इसके आगे आप देख लीजिए उनका चैरिटी वन छको, उसमें कहते हैं कि जो भी आप मेहनत करके कमाओ उसको बांट के खाओ। तो इस बेसेंस ऑफ चैरिटी एंड सर्विस टू सोसाइटी वो है। वो अक्सर लोग, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक सिख होके कैसे देखते हैं अपने धर्म के लोगों को और उनके अनुयायियों को, वो एक अलग बात है। मैं कैसे देखता हूँ उसमें शायद फ़र्क हो सकता है। मैं ऐसे देखता हूँ, और मैं नहीं, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे देखते हैं कि सिखों में जो एक चैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत लोगों में नज़र नहीं आता। वो जो जिसको कहते हैं ना जेन्युइन, यानी मिसाल के तौर पे जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तो किस तरह से लोग छोटे से छोटा काम जिसको समझाया जाता है, छोटा काम बड़ा काम तो नहीं होता, लेकिन ये कि सब कर रहे होते हैं। लंगर भी है, ये सबील वगैरह लगाना तो खैर छोटी सी बात है, मामूली सी बात है। लेकिन इसके अलावा भी जो चैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो बढ़ चढ़ के है। अक्सर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी सुनते हैं कि वो गुरुद्वारे थे, उन्होंने खोल दिए सबके लिए। हाँ, मुसलमानों के लिए भी और हिंदुओं के लिए। हाँ, वो तो है ही। वो ये तो खुश है हैं ही। आप इस बात से, इस लेवल तो पे बहुत काम ज़रूरी। होता है? ये हो रहा है अच्छा काम? हाँ, हो रहा है अच्छा, बहुत अच्छा। क्या और होना चाहिए? दो तीन चीज़ें। आई थिंक दूसरा जो है कि वो जो हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैन की, दैट्स अ वेरी वैलिड एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड उसको हम लोग को और बढ़ाना चाहिए। वो होता नहीं है प्रैक्टिस में। अब मैं बात करना चाहता हूँ नवतेज सरना, एक डिप्लोमेट से। बहुत जल्दी से थोड़ी सी बात करूँगा। अब तो आप हैं नहीं डिप्लोमेट, तो शायद थोड़ा सा ज़रा खुल के भी बात कर सकते हैं, इसलिए कि आप इजराइल में एम्बेसडर रहे हैं इंडिया के। जी। आप अमेरिका में इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं। आप यूके में इंडिया के हाई कमिश्नर रहे हैं। आपने मॉस्को में भी नौकरी की है, इसके अलावा और भी बहुत जगहों पे भी। एक बात कही जाती है कि भारत सुपर पावर है और आ गया है अपने मकाम पे, और ये हाइप में एक लेवल पे कह रहा हूँ पिछले 10 साल से सुन रही है, ख़ासतौर पे तब से जब इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में बार बार कही जाती थी। अब ज़रा इसी बात को दूसरी तरह से कहा जाता है। क्या वाकई हम सुपर पावर, हमसे मेरा मतलब है इंडिया सुपर पावर है या? देखिए, सुपर पावर एक अपने में एक बैगेज आता है उस टर्म के साथ। सुपर पावर दो होती थी, यूएस और सोवियत यूनियन, और उनका जो उस टाइम वो बाईपोलर सा वर्ल्ड था, उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इंडिया इज़ टुडे लीडिंग पावर तो बन रहा है। सो राइजिंग पावर कह लीजिए, लीडिंग इमर्जिंग पावर कह लीजिए, या राइजिंग पावर इज़ अ बेटर टर्म। अच्छा ठीक है, राइजिंग पावर, ये मैं याद रखूँगा। राइजिंग पावर। और क्या बनना चाहता है? वो अपना राइजिंग पावर ही बनना चाहिए, क्योंकि नहीं, आगे चल के जैसे मैं कहूँ 10 साल में क्या बनना चाहिए। लोग कहते हैं हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम अमेरिका को, अब देखिए बार बार कहा जाता है कि इकोनॉमी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ेगा इंडिया, चाइना को पीछे ये सब भी हैं क्या मापदंड? अब मापदंड ये है कि अपनी जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको पूरा करें। जो हमारा इकोनॉमी जितना डेवलप हो सकता है, जितना रेट पे जा सकता है, और उसको जो बेनिफिट्स लोगों को मिल सकते हैं, वो पूरा उसका पोटेंशियल रियलाइज़ होना चाहिए। और उसी प्रोसेस में वो तभी होगा कि अगर आपकी ग्रोथ कंसिस्टेंटली बढ़ती जाएगी और
कंट्री डेवलप होगी। तो इस प्रोसेस में क्योंकि हमारी इतनी बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि ये हमारा हम कई देशों को पीछे छोड़ जाएंगे अगर अपने पोटेंशियल पे चले। मैं आपसे कुछ इसलिए भी बातें ये जानना चाहता हूँ कि आप तो हिंदुस्तान के तर्जुमान रहे हैं, प्रवक्ता, मतलब ये कि हिंदुस्तान की आवाज़ रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान क्या है, क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। आपने जैसे कहा इकोनॉमिक पोटेंशियल, वो क्या 3-4 चीज़ें हैं जो इस इकोनॉमिक पोटेंशियल को रोकती हैं? देखिए हमें और मैं आपसे नहीं चाहता कि किसी भी सरकार को क्रिटिसाइज सरकार करें, की ना बात नहीं करें। है, उसमें कोई भी सरकार हो, बेसिक चीज़ है कि हमें डेवलपमेंट, हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत वैरायटी है, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो हमें जो बेनिफिट्स डेवलपमेंट के इतनी जल्दी और इतनी आसानी से स्प्रेड नहीं होती। और एक हमें और हमारा जो प्रेशर ऑन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो हमें मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, जॉब्स क्रिएट करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस क्रिएट करना है, और इसका जो इंक्लूजन, जो सोशल इंक्लूजन ऑफ आवर पीपल, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, और वो यही है कि इंडिया के रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में या इंडिया के हवाले से एक बात लोगों को बहुत परेशान करती है कि वो सोशल कोहेजन जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो देखने में तो नज़र नहीं आता, कम से कम परेशानी भी नज़र आती है। लोग कहते हैं, इसलिए कि लोग आपसे भी कहते होंगे और आपसे भी बात होती होगी, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या सोशल कोहेजन आप सोचते हैं इंडिया के बारे में? यानी इंडिया का जो सामाजिक ढांचा है। नहीं, आपने सवाल दूसरा पूछा क्योंकि मैंने सोशल इंक्लूजन की बात, आपने सोशल इंक्लूजन की बात की, हम इकोनॉमी से बात कर रहे थे, लेकिन मैं सोशल पे आ गया हूँ। कि सोशल कोहेजन का बेस तो बड़ा सिंपल है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें हिंदुस्तान में जो ऑल पीपल ऑफ डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, मल्टी एथनिक, मल्टी डाइवर्स, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, और वैसी ही है। सो आई थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस अ वेरी क्लियर गाइडलाइन। वो वैसी ही है और वैसी ही रहेगी, वैसी ही है, आप मानते हैं इस बात को? मतलब लोग तो नहीं मानते, एक बड़ी तादाद में लोगों को परेशानी है, दुनिया भर में लिखा जा रहा है, सीरियसली बात की जा रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक होने की ज़रूरत है। आप ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं तो कहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, किसी सोसाइटी में सब कुछ ठीक ठाक है। आपने कहा कि कैसे बनेगा, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट गिव्स अस अ वेरी क्लियर डायरेक्शन। मसला कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है? ये तो आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, तो आपको बताइए। मैंने तो आपसे सवाल किया कि सब कुछ ठीक ठाक है, आपने कहा जी। तो मैं तो देखिए, मैं तो खुद एक माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने बैठा। मैं भी ये बात कह सकता हूँ, मैं तो पेरेनियल एटर्नल माइनॉरिटी हूँ। वहाँ पे भी माइनॉरिटी, यहाँ पे भी माइनॉरिटी, कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे भी माइनॉरिटी। लेकिन इसकी कोई तकलीफ है इस माइनॉरिटीज़ के? माइनॉरिटीज़ आपको, मैं ऐसे कर लेता हूँ सवाल है कि बिला वजह ये चिल्लाते हैं कि जो हमारी सिचुएशन ये है कि जो हमारे देश में अभी तक 70 साल से वी हैव बिल्ट अप इंस्टीट्यूशंस, जो कोई डिफ़िकल्टी या डिफरेंसेस होते हैं, वी हैव सिस्टम्स टू रिजॉल्व दोज डिफरेंसेस। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दोज सिस्टम्स विल वर्क। यकीन है आपको इंस्टीट्यूशंस पे भी? इंस्टीट्यूशंस पे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सरना साहब आपका। थैंक यू परवेज साहब। cineinc.com